तो निशी जी, स्वागत है आपका चर्चा विद जैक्सन की इस पॉडकास्ट के अंदर। या तो मतलब मॉडर्न लाग गया है, देसी बोलन लाग रही है। तो एल्विश ने अपने YouTube पे पहले वीडियो बनाई हुई है रोडीज को रोस्ट करते हुए कि रोडीज में तो हिस्सा है, ये है, वो है, और फिर वो आज रोडीज के ही उस पे बैठे। इफ यू हैव दैट नमक तो दे विल टेक यू हैव दैट कैरेक्टर। जो आपके साथ हेमंत की एंट्री हुई थी PIA में, तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। मुझे एलिगेशन नहीं लगाया था, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, और जब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया नॉर्मल, और फिर कहीं ना कहीं कर्मा होता है, इसीलिए शायद उसका हुआ भी नहीं। कि आपने गैंग लीडर्स के बारे में कुछ गलत कमेंट्स पास कर नहीं, तो मुंह पे खड़ी होकर वहाँ पे ये भी बोला है मैंने कि रिया मैम आप मुझे इसलिए पसंद नहीं थे। फ्रेंड सर ने एक लाइन भी तो पकड़ी थी आपकी कि लड़कियों की आदत होती है किसी एक चीज को पकड़ के उसका इशू क्रिएट कर दो। तो जब उस टाइम पे उन्होंने आपका फॉर्म फाड़ा, जो भी बोला, जो भी चीजें हुई, और वो बोला मैंने एल्विश सर के बारे में था, प्रिंस सर के बारे में तो वैसे भी नहीं बोला था। फॉर्म फाड़ देता हूँ, पूरा एक्सप्रेशन फॉर्म फाड़ देता हूँ। तो वो रील जो आपने बनाई थी कि जो आपने सिस्टम उसमें एल्विश यादव था। यार देखो, अगर मैं ये कहूंगी कि फेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं झूठ बोलूंगी, पर उसको इतना डेविएट कर दिया वहां पे कि एल्विश एल्विश एल्विश। मे भी उनको भी व्यूज चाहिए थे ना, क्योंकि उसका अगर आप देखोगे वो एपिसोड ही रिलीज ऐसे हुआ सिस्टम पे सवाल। तो निशी जी, स्वागत है आपका चर्चा विद जैक्सन की इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी रोडीज की जर्नी के बारे में। एंड बट आप कंटेंट क्रिएट तो काफी टाइम से कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड आप फेमस भी पहले से हो, बट रोडीज के जो एपिसोड के आने के बाद आपको शायद ज़्यादा बूस्ट मिला है, ठीक है। तो और लोग आपको एज अ कॉन्टेस्टेंट ही जानते हैं, ठीक है। तो कुछ अपना पर्सनल लाइफ, आपके बैकग्राउंड वगैरह से रिलेटेड कुछ बताना चाहें तो आप। ठीक है, तो निशी तनवर मेरा नाम है, जैसा कि आप सभी को पता है, और मैं भिवानी हूँ, हरियाणा है, और मैं एंकर हूँ। कंटेंट क्रिएशन मैंने सिर्फ 1 साल से शुरू की है, उससे पहले मैं कंटेंट नहीं बनाती थी। आई वाज नॉट रेगुलर, आई यूज्ड टू पोस्ट, कुछ भी डाल देती थी, बट 1 साल से मैंने हरियाणवी कंटेंट डालना शुरू किया। एंड देन एक होता है ना कि लोगों को यह समझ में आया कि भाई या तो मतलब मॉडर्न लाग गया है, देसी बोलन लाग रही है, तो उस चक्कर में वो चीज़ थोड़ी हाइप में आई, तो हरियाणवी कंटेंट बनाती रही ना। पता नहीं, एक तो भगवान ने बहुत साथ दिया है, ग्रेटफुल टू गॉड, कि 1 ही साल में बहुत बूस्ट पकड़ा मेरे कंटेंट ने, और उसके बाद रोडीज़ में भी मेरा तुरंत हो गया। एंड अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, सो माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मम्मी नॉर्मल होम मेकर है, तो मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ। थोड़ा पैसा सही है बिकॉज हरियाणा में ज़मीनें होती हैं ठीक है, पर आती नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, लाइक इतनी कोई ब्रॉड माइंडेड फैमिली से मैं आती नहीं हूँ। तो मेरे पूरे खानदान में, भिवानी का भी नाम ले अगर मैं, तो पूरे भिवानी में भी आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन जो रोडीज़ में गई है, और मेरे पूरे खानदान में भी पहली लड़की है जो कैमरा पे काम कर रही है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है ये जर्नी, बहुत। आई कांट इवन मतलब मैं अपने दुख तो नहीं रोना चाहूँगी, बट इतना बताना चाहूँगी कि हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ा है, हर चीज़ में अपना पॉइंट रखना पड़ा है, हर चीज़ में लड़ना पड़ा है। मतलब अब मैं सच बताऊँ तो मेरे घर के वहाँ से ही मेरे को हर चीज़ में फ़ाइट करनी पड़ी। सो आई हैव बिकम अ फाइटर। मेरी जर्नी पे भी जब आप मुझे देखेंगे तो आई वॉज अ फाइटर। सो वो चीज़ थैंक्स टू माई जर्नी कि मैं इतनी स्ट्रांग हुई, बट बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ा, मांगनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि ईजी नहीं था। जो भी कोई पहला इंसान कहीं भी जाता है तो उसके लिए ईजी नहीं होता, उसको रास्ता बनाना पड़ता है। अब शायद मेरे बाद जो आएंगे उनके लिए ईजी हो जाएगा। सो इट वॉज नेवर ईजी फॉर मी, बट मैं हूँ भी तो फिर निशी तनवर फाइटर। हाँ, तो निशी, जैसा आपने बताया कि आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। नॉट स्ट्रिक्ट, ये नहीं बोला मैंने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली। एक तो मैं राजपूत हूँ, ऊपर से मैं हरियाणा से हूँ, तो आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत ओके हैं वो लोग टीवी में अगर मैं काम कर रही हूँ तो। मतलब थोड़ा सा उनके लिए इट्स वेरी न्यू। उनके लिए जैसे आपके लिए शायद कोई चीज़ बहुत न्यू हो सकती है, तो उनके लिए बहुत न्यू था कि क्या है यार ये, मतलब कंटेंट बना रहे हो ये वो। मेरी मम्मी तो इस चीज़ पे भी बोल देती है कि क्या ये तू आँख नाक मटकाती रहती है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स न्यू फॉर देम। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी लविंग। और अब तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे, बिकॉज रोडीज़ एंड एवरीथिंग, क्योंकि रोडीज़ सबको पता है यार, बचपन से देखते आए हैं भाई। ये अपनी छोरी रोडीज़ में, सबके फ़ोन आ रहे हैं भिवानी में, एकदम मेरे भाई के दोस्त बोल रहे हैं कि पोस्टर लगवाओगे बांध के तो ऐसे बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर प्राउड नाउ, बट दे आर वेरी लविंग। बट मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ कि मेरे लिए ईजी रही हैं चीज़ें, बस मुझे लड़ना पड़ा। तो स्टार्टिंग फेज में आपको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होगी। हाँ जी। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? हो गए कन्विंस, मानने की मक्कर या को नहीं, उनको ही हो गया या तो मानने को नहीं, तो हमें ही कन्विंस होना पड़ेगा या तो मानने को नहीं। बस ऐसा ही हुआ है, सच बता रही हूँ, मैंने मानी नहीं, और धीरे धीरे करके कहते हैं ना मिड वे आपको निकालना पड़ता है, थोड़ी उनकी सुन ली, थोड़ी उन्होंने मेरी सुन ली, तो वैसा हुआ है। तो क्या कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई करो,
नहीं, वो उनको इस मेरे करियर से दिक्कत नहीं है, उनको एंकरिंग से दिक्कत नहीं है। मोस्टली देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री का नाम ही खराब है, आपको पता ही है। अगर मैं किसी के भी घर में जाके बात करूँ टीवी इंडस्ट्री, तो वो यही बोलेंगे यार ये इंडस्ट्री गंदी है, जो कि शायद है भी। तो इसीलिए उनको ये है कि बस फिक्रमंद रहता है मेरा भाई मेरे लिए कि टीवी इंडस्ट्री में तू जाए अगर तो कुछ ऊपर नीचे ना हो। तो भाई है, देखो भाई तो कैसे सोचते हैं पता ही है हमें। सो ही इज प्रोटेक्टिव अबाउट मी, दैट्स द होल थिंग, एंड आई कांट चेंज द नरेटिव कि जो इंडस्ट्री का सेट हुआ है, क्योंकि मैंने तो सेट किया नहीं है वो। अब मैं उन्हें ये तो बोल सकती हूँ कि भाई तुझे मेरे पे यकीन है, बट दुनिया पे नहीं है। और दुनिया नहीं है अच्छी लड़कियों के लिए इतनी कुछ खास, अगर आप देखो तो उस पर्सपेक्टिव से। सब लड़के नहीं होते अच्छे भी होते हैं, बट सब नहीं होते, और कुछ लड़कियां भी अच्छी नहीं होती। सो इट्स लाइक बोथ मिक्स, एंड दे आर लाइक कि तू इस इंडस्ट्री में जाएगी तेरे को कुछ ना हो जाए। सो मैं इतना प्यार करते हैं वो मुझे कि दे जस्ट डोंट वांट कि मेरे को कुछ हो जाए या मेरी कोई दिक्कत आ जाए। दैट्स द होल पॉइंट। तो यही चीज़ है। तो मतलब हरियाणा में कुछ ज़्यादा मतलब ये फेमस है कि जैसे लड़कियां हैं तो उनके लिए जैसे टीचिंग लाइन अच्छी हो गई, ठीक है, जेबीटी वगैरह, ठीक है, लड़के वगैरह हो गए तो कि भाई तुम पुलिस की आर्मी की तैयारी कर लो, ठीक है, सरकारी नौकरी, बेसिकली सरकारी नौकरी आड़ ब्याह दो। हाँ, ब्याह दो, या फिर तुम खुद मैं तो जा रही या फिर तुम खुद पढ़ाई कर लो सरकारी की। तो मतलब आपने ये कैसे चूज किया कि मतलब मेरे को ऐसे एंकरिंग वगैरह में ये सब कुछ? मैं सच बताऊं, मेरे को बचपन से सिर्फ इतना पता था कि मुझे कैमरे के सामने आना है। अच्छा। मुझे रास्ता नहीं पता था कैसे आऊंगी मैं, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा को इतनी नॉलेज थी नहीं। कोई बड़ा भाई नहीं है, भाई छोटा है तो उतना उसको भी नहीं पता था। और आसपास भी सारे लोग टांग खिंचण आड़े थे, कोई ऐसा नहीं था कि तू बेटा आगे बढ़। सब ऐसे थे, या यू नू क्यों करन लाग रही है, मुंबई क्यों गई, ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, सब ऐसे हैं। और आज उन लोगों के खैर फोन आएंगे, बट आई डोंट गिव अ फक, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साथ नहीं थे वो साथ नहीं थे। बट हाँ, जैसा आप कह रहे हो कि बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं कि इस फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में चले जाओ। मेरी मम्मी तो आज भी जब ये अभी मुझे रोडीज पे देखती है तो भी कहती है फिर भी तू कुछ और तैयारी कर लेती, तू लॉ कर लेती। मेरी मम्मी ये बोलती है तू इतनी इंटेलिजेंट है, तूने लॉ क्यों नहीं करे। एक तो मेरे से गलती होगी, मेरे 12वीं में 90% आ गया तो मेरी मम्मी ये हो गया कि इंटेलिजेंट है तो तू इंटेलिजेंट है, तू लॉ क्यों नहीं कर लेती, ये वो। तो लॉ में भी लड़ना ही पड़ता है, लड़ू मैं नू भी हूँ। तो मैं मम्मी को कैसे समझाऊँ कि ठीक है जो चल रहा है। हाँ, बट मेरे को यही था बचपन से कैमरे पे आना है। मेरी बुआ जी को देखती थी मैं मेकअप करते हुए वगैरह, तो आई वाज लाइक वाओ, ऐसे कीन थी मैं, वाओ मेकअप करना, थोड़ा रेडी वेडी होना मुझे पसंद था, बोलना मुझे पसंद है। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद एंकरिंग, क्योंकि बोल अच्छा लेती हूँ मैं। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक एंकरिंग वाली चीज़ ही, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, जो बात करने का तरीका मुझे आया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एंकरिंग। सो बस वो अपने आप आ गया थॉट कि भाई इस फील्ड में जाना है। कुछ सपोर्ट एज सच कोई नहीं था कि कोई समझाने वाला, कर लिया जैसे तैसे। तो आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो क्या आपका गोल यही था जो आप अभी जी रहे हो लाइफ अपनी? यस। या फिर आपका मतलब हर किसी के प्लान होते हैं, तो आपका ये प्लान ए था जो एग्जीक्यूट हो गया, या फिर ये प्लान बी था? यस। आप बिलीव नहीं करोगे इस बात को, मुझे याद भी नहीं है, बट शायद मेरे कॉलेज के दिनों से या 12th क्लास से मैं सिर्फ 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करती आई हूँ अपनी लाइफ में। मेरे से कोई मिलता था और मैं उसको ये बोलती थी, भाई मेरे को तो रोडीज़ पे जाना है, मुझे तो बिग बॉस में जाना है, मेरे को तो रोडीज़ पे जाना है, मुझे तो बिग बॉस में जाना है। लोग सोचते थे क्या पागल है क्या, बिग बॉस जाना है, रोडीज़ जाना है, ब्याणी तया है कि मैं बेराना बाड़ी अरनुए। बट मेरे को ये चीज़ ट्रस्ट में हमेशा से यकीन था कि मैं तो जाऊँगी और मैं फाड़ूंगी, जो कि रोडीज में तो मैं फाड़ चुकी हूँ। बिग बॉस में भी जाना है और बिग बॉस जीत के आना है। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन रही है हमेशा से। शायद कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करो और होती है पूरी, तो मेरी तो हुई है। और मैं यही कहूँगी लोगों को कि करना चाहिए मैनिफेस्ट, इफ़ यू रियली थिंक, बिकॉज सोच ही शुरुआत होती है। तो यस। तो आपने कहा कि रोडीज में तो मैं करके आ गई, बिग बॉस भी जीतना है, फाड़ मतलब रोडीज जीत चुके वो आपको देखना पड़ेगा वो मैं बता नहीं सकती, उसके लिए बने रहे उसके स्टे ट्यून्ड। ठीक है। तो मतलब एंकरिंग आपने कैसे स्टार्ट करी, मतलब एंकरिंग के अंदर कैसे कैसे चीज़ें होती हैं? तो एंकरिंग मैंने शुरू करी, पहले टीवी एंकरिंग शुरू करी, वहाँ पे थोड़ा कम पैसा मिलता है। सो आई वाज इन मुंबई डूइंग माय ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। तो वहाँ पे मैंने एनडीटीवी के साथ इंटर्नशिप की। उसके बाद मैं जब दिल्ली आई कोरोना की वजह से, सो आई थॉट आई हर्ड कि इवेंट्स एंकरिंग होती है दिल्ली में। दिल्ली ही एक मेन हब है इवेंट एंकरिंग का। इवेंट एंकरिंग में पैसा बहुत बढ़िया मिलता है। लाइक आप एक शो का 50,000, 40,000, लाख भी ले लेते हैं एंकर्स एक शो का, जिसमें कि आप मात्र 4 या 5 घंटे भी मैक्सिमम काम करते हो। सो मैंने कहा भाई इसमें अच्छा पैसा है, ठीक है, ठीक ठाक दिख लेते हैं, पर्सनालिटी है, करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने शो किया स्टार्ट, 10,000 पे शुरू किया था मैंने। और
2 साल पहले ही शायद मैंने शुरू किया था, उसके बाद मैं अच्छा पैसा कमाने लगी एंकरिंग में। सो आई वाज लाइक ठीक है, इवेंट्स एंकरिंग करते हैं। उसके बाद मैंने मिलिंद गाबा की बहन की शादी में एंकरिंग की, अच्छा। और पल्लवी गाबा की शादी में। उसके बाद मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स में एंकरिंग की, मीका, रेणुका पवार, सो मैनी शोज। तो उसके बाद बस फिर तो आ गया। जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एंकरिंग की वजह से इतना सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे अंदर आ चुका है कि एक बार ड्रीम गर्ल का प्रमोशन करने के लिए आयुष्मान खुराना आए हुए थे नोएडा में ही, गौर सिटी मॉल है ना, उसके अंदर आए हुए थे। तो बहुत सारी ऑडियंस जमा हो गई थी, सारे नोएडा के, यूपी वाले, हरियाणा वाले, बहुत सारे। ठीक है, तो अब बीइंग अ गर्ल आप खड़े हो, आपको इतने क्राउड को लफंडर हो अगर कति तो छोरे, और उनको भी हैंडल करना पड़ता है। तो मैं वहाँ खड़ी थी, तो एक बंदा आया स्टेज पे, कहता यो आड़ा गाना चला दो। मैंने कहा भाई तेरी बेबे का लेडी संगीत कौन चल रहा है? और मैंने माइक पे बोली, मैंने कहा तेरी बेबे का लेडी संगीत चल रहा है, यो गाना चला दो। सारे हंसने लगे। बट द पॉइंट इज कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर, वो तुरंत जवाब देने वाली चीज़ ही मुझे एंकरिंग से मिली है, और जो कि मुझे इवेंट एंकरिंग से आई है। क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर हज़ारों के क्राउड को हैंडल करना, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंकरिंग। वहीं से मैंने शुरुआत करी, एंड देन इवेंट एंकरिंग से नाउ आई एम हियर। तो मतलब इसमें एंकरिंग के अंदर कॉन्टैक्ट्स वगैरह कैसे होते हैं? जैसे मतलब आपने टीवी एंकरिंग से स्टार्ट करी, फिर आपको क्या मतलब कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो रीच आउट करती हैं कि? यस, नहीं, इनिशियली तो आपको ही रीच आउट करना पड़ता है, बाद में वो मुझे रीच आउट करेंगे, बट फिलहाल जी, स्टार्टिंग मतलब जैसे मिलिंद गाबा की बहन वाली जो शादी थी, नहीं, फिर तो इवेंट इतना मेरा बन चुका था ना कि 1 साल काम करते करते कि मेरे को अपने आप ही आ गया था वो कि आपको करनी है एंकरिंग। एक अच्छे जीतू सर है, जीतू अरोड़ा, तो उनकी जेके इवेंट्स कंपनी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि निशी ऐसे ऐसे। मैंने कहा ओके सर। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं बेसिकली। कॉन्टैक्ट्स तो हो जाते हैं, सच बात है। हाँ, तो कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपका एंकरिंग सॉन्ग में थे? हाँ, सूट की कढ़ाई सॉन्ग, हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा गया वो सॉन्ग, काफ़ी वायरल गया। मैं तो मतलब मेरे को ये था, वो मेरा पहला सॉन्ग है। तो जो मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग आए थे। उससे पहले एक अर्पित बाला का भी सॉन्ग आया था मेरे पास, वो आपने सुना होगा शायद, गाना चम चम चम। हाँ, तो फिर थैंक गॉड मैंने नहीं किया। तो मुझे वो भी आया था, बट मेरे को उसमें पूरा ऐसा था कि बहुत ऐसे डेरोगेटरी लिरिक्स एंड ऑल थे। मुझे था कि पहला जो मैं गाना करूँ, मैं ऐसा करूँ कि मेरे घर वाले भी कहें कि भाई बढ़िया गाना किया है। ऐसा ना कि ये क्या गाना कर लिया, हम तो पहले ही डर रहे थे और इसने गंदा सॉन्ग कर लिया। तो जब मैंने सूट की कढ़ाई गाना सुना, हरियाणवी सॉन्ग सुना, सूट ही पहनना था एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो आई वाज लाइक चलो ये गाना करते हैं। और जब मैंने किया सब कुछ, उसके बाद वो इतना वायरल हो गया सूट की कढ़ाई सॉन्ग में। आई थिंक मैंने बस सुना था, जब मैं पता लगा, मतलब अब पता चला कि आप उस सॉन्ग में। हाँ, मैं ही हूँ। हमें पहले नहीं पता। हाँ, कोई नहीं, 10-15 मिलियन पता नहीं कुछ तो यूट्यूब पे जा चुका है, रील्स बहुत बनी उसमें, थोड़ा सा वहाँ से वायरल हुए। बट ठीक है, वो मेरा पहला सॉन्ग था। उसके बाद मैंने खुल्लर जी के साथ गाना किया, आजम मेरी जान, तो वो ठीक ठाक चला, बट सूट की कढ़ाई काफ़ी चला। तो यस। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? कुछ रिएक्शन नहीं था, ट्रस्ट कुछ नहीं थे। जब मेरा सूट की कढ़ाई आया, मैंने कहा मम्मी मेरा एक गाना देखा, मम्मी कहती हाँ देख लिया। उनके लिए दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। रोडीज इज अ बिग थिंग। आप समझ रहे हो, मेरे घर वालों की मेंटालिटी टीवी पे दिखने लाग रही है छोरी, यूट्यूब चैनल पे दिख रही हो, नहीं, टीवी पे दिखनी चाहिए। मतलब वो चैनल पे, टीवी पे जो हाइप है रोडीज की, अच्छा चलो अब रोडीज में गई है। जब ये सॉन्ग आया कुछ नहीं था, कोई खास रिएक्शन नहीं था। सब लोग मेरे घर से, वहाँ के दोस्त मुझे सड़क पे चलता हुआ गाना टीवी पे चल रहा है भेजते थे कि सूट की कढ़ाई चल रहा है, सूट की कढ़ाई चल रहा है। बट मेरे घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं था। दे वर लाइक ठीक है, कर लिया ना, हाँ ठीक है। तो मतलब घर वालों का कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है कि मतलब जैसे उनको काफी प्राउड होता है कि हाँ आपकी बार पाड़ दिया इसने, तो वो रोडीज में ही हुआ, रोडीज में आने के बाद ही हुआ, या फिर उससे पहले? यस, रोडीज में। रोडीज की वजह से ही दे आर प्राउड। और उनको तो पूरी जर्नी पता ही है, मैं बता चुकी हूँ उनको। तो मेरा भाई तो ये कह रहा था कि बस जैसे सिंपल सी बात है, मैं आई एम अ नो नॉनसेंस वुमन। मतलब मैं किसी के पहले पंगा लेती नहीं, कोई पंगा ले तो छोड़ू को नहीं मैं। तो ये सीन है मेरे साथ। तो रोडीज में भी मैंने वही किया है, पहले पंगा लिया नहीं, लेकिन जिसने लिया उसकी यात्रा कर दी मैंने। हाँ, सीधी बात है भाई। तो जब मैंने मेरे भाई को जर्नी बताई, तो मेरा भाई कहता भाई बस ऐसे ही चाहिए था मुझे चाहिए कि कुछ पुच्चू लवी डवी दिस दैट ये वो। मैंने कहा और इसी में हूँ भी को नहीं। मतलब फिर उसके बाद तो दे आर वेरी प्राउड कि जैसी जर्नी मेरी गई है। बाकी अब वो कैसे दिखाएंगे, कैसी आएगी, क्या होगा, लेट्स सी। बट हाँ, दे आर वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ रोडीज। तो ये दिखाएंगे वाली बात से कि मतलब रोडीज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि मतलब वो जिसको चाहे उसको अच्छा दिखा सकते हैं, और जिसको चाहे, क्योंकि नमन के केस में हमारे को स्टार्टिंग में तो यही देखने को मिला। अब आप एक बात बताओ, आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके हाथ में पूरी एडिटिंग एंड ऑल। हो सकता है कि एक आधी सेंटेंस या एक आधी चीज आप मेरी अब दिखा दो और एक आधी चीज बाद में दिखा दो। इट्स ऑन यू, राइट? सो सेम गोज फॉर रोडीज, ठीक है? इट्स अ रियलिटी शो। अगर मैं कल को कोई रियलिटी शो बना रही हूँ और मैं कंटेस्टेंट, पहली बात तो कंटेस्टेंट अगर मैं ले रही हूँ तो मैं ऐसे ही लूंगी ना जो कैरेक्टर हो, जो कुछ शो दें, शो को टीआरपी दे। तो रोडीज के अंदर मतलब जैसे जिसके अंदर आप राउंड के अंदर आए थे, टीवी के अंदर जो राउंड होता है, पीआई राउंड,
तो वो तो काफी बाद में आता होगा। तो रोडीज में स्टार्टिंग में कैसे कैसे चीज होती है, जरा वो प्रोसेस एक बार आप बताओ तो। ओके, तो सबसे पहले होता है GD1, फिर होता है GD2, फिर होता है PI। GD1 हुआ था इस बार 4 सिटीज में, और चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, आई गेस यही थे सारे, है ना। तो आप यकीन मानोगे नहीं, बट दिल्ली में 6 से 7 हजार लोग आए थे। 6 से 7 हजार लोग सिर्फ दिल्ली में। बाकी जगह पे 4-5 जो भी आए थे, सबसे ज्यादा दिल्ली में आए थे। तो उन 6-7 हजार में से करीबन 60 कुछ लोग सेलेक्ट करके लेके जाते हैं आगे, बस। उसके बाद GD2 में फिर एक और राउंड होता है GD2। GD1 में से 2 कोऑर्डिनेटर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे रूम्स बनाए हुए होते हैं, और आपके ऑडिशन होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं, यू हैव टू स्पीक एंड व्हाटएवर, दे सेलेक्ट यू एंड देन यू गो टू GD2। फिर GD2 में आपके सामने पूरा का पूरा मेन जो प्रोडक्शन वाली टीम होती है, जो मेन है, वो बैठे होते हैं। 5 कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, सागर सर हैं जो शो बना रहे हैं, मतलब 5-6 लोग हैं। और फिर अगेन 10-15 लोग होते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। तो बेसिकली जर्नी पे अगर 30 लोग गए हैं, तो 30,000 के बाद 30 लोग गए हैं। एंड इट इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, इट इज नॉट लाइक जेन्युइनली, इफ यू हैव दैट नमक, तो they will take you, you have that character, it can be funny, it can be rude, it can be बदतमीज, it can be badass, it can be anything, but if you have that character तो वो आपको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लाइक मतलब इतनी लोग ऐसे अंकित बयानपुरिया की एकदम सेकंड कॉपी बन का आ रहे थे, लाके छठी भी को नहीं थे वे, पर वो आ रहे थे, क्योंकि सबके सब बॉडी बिल्डर नहीं ले सकते ना, इट्स नॉट शेरू क्लासिक, इट इज रोडीज, they have to see everything, entertainment, masala, everything, तो उस हिसाब से they select, I think so। तो क्योंकि मैंने भी जहां तक अपनी जर्नी देखी, तो उसी तरह के अलग अलग कैरेक्टर लिए थे। कोई बिल्कुल ऐसी चुचुमुनु गर्ल ली हुई थी, कोई एकदम बैड एस, कोई ऐसे, सो इस टाइप से लिए हुए थे। सो GD2 होता है, उसके बाद होता है PI से पूरा PI में भी 60 कुछ लोग जाते हैं, जर्नी पे 30 लोग गए हैं। तो इस तरह से 30,000 में से सिर्फ 30 लोग जर्नी पे जाते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। ठीक है। तो फिर जो आपके साथ हेमंत की एंट्री हुई थी PI में, तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, तो क्या वो सच थे? क्या एलिगेशन लगाया था उसने? कुछ एलिगेशन नहीं लगाया था, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, और जब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया नॉर्मली, तो उसने झूठ बोला। उसने ये बोला ना कि अपने बाहर रिया के और एल्विस के बारे में ही कुछ बोला कि आपने गैंग लीडर्स के बारे में आपने कुछ गलत कमेंट्स पास करे थे। नहीं, मैं आप जर्नी भी देखोगे मेरी, आप वैसे भी अगर मुझे जानते हो, और हरियाणा आड़ा में इतना दम होया करे कि वो मुंह पे बोल सके। जब मैं मुंह पे वहां खड़ी होकर ये बोल सकती हूँ कि इसने रशियन वाली बात बोली है, तो मुंह पे खड़ी होकर वहां पे ये भी बोला है मैंने कि रिया मैम आप मुझे इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि आपने लास्ट सीजन में प्रिंस सर को साइड लाइन कर दिया था। जब मैं ये सब बोल सकती हूँ, तो मैं मुंह पे खड़े होकर वहां पे बोल सकती हूँ। और मेरी वो आदत नहीं है किसी को नीचे गिराऊं फालतू में, जबरदस्ती किसी के शक्ल पे कमेंट करूं, वो सब करूं, नहीं, वो मेरी आदत नहीं है फालतू में। शक्ल पे तो कमेंट नहीं कर सकती मैं, ठीक है, शो पे तो नहीं कर दिया कि मेरा भाई गुस्सा में कर भी दिया, पर रिया मैम से सच कोई गुस्सा था नहीं कि पर्सनली जाके शक्ल पे कमेंट करूं उनके। बट उसने झूठ बोला, और मैं वहां खड़ी होकर भी यही बोल रही थी कि लॉयर नहीं, लायर है ये। मतलब ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन, इट्स जस्ट दैट कि वो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में उसने झूठ बोले। बाहर आके उसने यही बात बोली कि तू भी तो वहां पे ये बोल रही थी। मैंने कहा भाई मैंने झूठ तो नहीं बोला कम से कम। और फिर कहीं ना कहीं कर्मा होता है, इसीलिए शायद उसका हुआ भी नहीं, सच बताऊं तो आपको, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो उसने झूठ बोला, मैं तो यही बोलूंगी, बाकी यही है सच्चाई। तो मतलब उसने आपने पहले वो रशियन वाली बात करी थी, ठीक है, और फिर उसने एक मिनट रुक जाओ, ये मेरे कान का कौन टिकता रुक जाओ, क्या दिक्कत है? एक सेकंड, 1 सेक। हाँ अब बताओ। हाँ तो मतलब जैसे आपने वो चीज बोली, और फिर उसने मेरे ख्याल से तो उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही चीज लेके आया कि आपने बाहर कुछ बोला उनको। तो वैसे आपने जो रशियन वगैरह वाली बात करी थी, उसकी वो क्या सीन था वो? मतलब यार एक बात बताओ यार, आप पहली बात कि अब हम वहां गए हैं, जाते ही हमें एक स्पॉटलाइट पे खड़ा कर दिया कि प्रिंस सर ने मुझे बोला कि आपको एक दूसरे के बारे में जो भी इतनी देर में समझ में आया वो बताओ। अब मैं तो कौन ही बोलती ना कि भाई ये तो देवता है, ये तो हिस्सा है वो है, और उसमें फिर वो लेनी देनी कर देते। उसमें भी बोलते कि ये आप यहाँ पे डबल क्रॉस में आए हो, ये सब क्या है, ये कोई रियल वो नहीं है, सीरियल नहीं है, है ना। तो मैंने जाके वो बात बोली जो वो 10-15 मिनट पहले खाते हुए बोल रहा था
हाँ कि भाई रशियन आने वाली है कोई तो शो पे, ओहो रशियन तो बढ़िया लग गया है। मैंने अपनी वाली जो इंडियन है वो तो देवी है मेरे लिए, बाकी रशियन रुशियन की कोई इज्जत को नहीं मेरी नजर में, ऐसा बोला था उसने। तो मेरे को उसी वक्त गुस्सा आया था कि मैंने कहा भाई फिर इज्जत है हमारी भी ना कर, मतलब दिस इज तो हिपोक्रेसी ना कि रशियन की, ठीक है मतलब रशियन के बारे में जो भी बात होती है जो इंडिया में एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें लगे करो भाई। बट द पॉइंट इज कि तू फिर ये मत बोल कि इंडियन की जो औरतें वो मेरी देवी वगैरह है, शादी तो किसी इंडियन तय करेगा और क्या राइट, देवी लेकर आओगा घर देवी लेकर आओगा घर में। फिर तो दैट्स द होल पॉइंट। तो सर ने बोला, मैंने बता दी वो बात, प्रिंस सर ने बात ही पकड़ ली। तो बट ये सच है कि उसने ये बात बोली थी और फिर मैंने काउंटर में जो भी चीजें हुई वो तो आपने देखा ही, बट उसने ये बात बोली थी और मेरी नजर में तो ये आज भी गलत है। मेरा पीआई आ चुका है, मेरे को उस पर अगर हेटरेड भी मिलेगा आगे इस पे भी हेटरेड मिलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात मेरे को लगेगी हमेशा वो बोलूंगी, और मुझे लगता है वो बात तब भी गलत थी और आज भी गलत है। प्रिंस सर ने एक लाइन भी तो पकड़ी थी आपकी हाँ कि लड़कियों की आदत होती है किसी एक चीज को पकड़ के उसको उसका इशू क्रिएट कर देना। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि अगर मैंने उसकी वो रशियन वाली बात पकड़ी तो प्रिंस सर ने मेरी वो बात पकड़ ली। मतलब बेसिकली सबके सब वहाँ पे कंटेंट लेने के लिए ही बैठे हैं ना, मसाला ही चाहिए, मसाला ही चाहिए सबको। वरना ये कोई जो प्रिंस सर ने मेरा फॉर्म भी फाड़ दिया, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं थी कि मतलब फॉर्म फाड़ दिया वो सब चीजें कर दी। बट ठीक है, उन्हें जो भी था, मेरे को उन्हें पैसे इस चीज के मिल रहे हैं मसाला दिखाने के। हाँ, और फिर अगर उन्हें मसाला दिखाने के पैसे मिले तो फिर मैं तो हूँ ही मसाला तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई, मैंने भी बोल दिया जो मेरे को फील होता है। हाँ, तो जब उस टाइम पे उन्होंने आपका फॉर्म फाड़ा तो फिर आपको क्या लगा कि मतलब अब आगे बढ़ोगे या फिर नहीं नहीं, जब उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ा मैंने कहा ले वो भाई होगी आता, मेरे दिमाग में से होता है कि इब तो गई। मैंने कहा चल अब तो होगी, थोड़ी बेइज्जती भी होगी कि भाई फॉर्म वूम फड़वा के आ गई है वो। फिर मैंने कहा चल ठीक है कुछ करके दिखाते हैं, है ना। तो मैंने बहुत सारी चीजें करी थी, उन्होंने दिखाई 2 चीजें। मैंने बॉक्सिंग भी करी थी, मैंने हुला हुप भी किया था, मैंने डांस भी किया था। उन्होंने दिखाया सिर्फ, खैर अच्छा पार्ट दिखा दिया उन्होंने कि मैंने सिवित को उठा के पुशअप्स सॉरी स्क्वाट्स मारे थे और वो किया था डी जो भी है। हाँ, तो ये सब तो दिखाया उन्होंने, बट बहुत कम चीजें दिखाई। बट मेरे को ये था कि भाई करना है अब कुछ, क्योंकि ये यहाँ पे तो मैंने होगी मेरी ये, मतलब कौन ही माने, हाँ ये कौन ही माने, तो ये सोचेंगे तो हटाओ इसने। तो मैंने कहा बट कुछ तो करते ही हैं। फिर मैंने खुद ही बोला कि सर कुछ करें, और फिर मैंने करना शुरू किया, बस यही। अच्छा एक और बात बताती हूँ, जब हम जा रहे थे पीआईएस से पहले तो भी हेमंत बहुत डर रहा था मेरे साथ जाने में। तब भी वो ये बात बोल रहा था कि भाई मुझे इसके साथ ना भेज दे, भाई मुझे इसके साथ ना भेज दे। वो बार बार ये कह रहा था पूरे 1 दिन से। उसने मैनिफेस्ट किया है मुझे, उसने मुझे मैनिफेस्ट किया। वो बोल रहा था कि भाई इसके साथ ना भेज दे, भाई इसके साथ ना भेज दे, भाई इसके साथ ना भेज दे, और उसको मेरे साथ ही भेजा। तो पहले से ही डरा हुआ था कि मेरे साथ ना भेज दे, और उसका ये डर ही उसको लेके बैठा है कि वो पहले से ही इंटिमिडेटेड था कि ये जाएगी मेरे साथ, और फिर मैं चली गई। तो ये चीज कब बताई जाती है आप लोगों को कि पेयर में आप लोग जाने वाले हो? तुरंत जाने से तुरंत 15-20 मिनट पहले गेट खोल ही रहते हैं, भाई थारा नंबर है, तारा नंबर है। अच्छा, तो दोनों को उसी टाइम पे बताया था कि आप दोनों को साथ आप दोनों को साथ में जाना है, तो उसी वक्त पता लगा था। और पूरे टाइम वो यही बोल रहा था साथ ना भेज दे, साथ ना भेज दे। मैनिफेस्ट कर लिया मुझे। यस। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी उस ट्रेंडिंग रील के बारे में जिसके ऊपर शो ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही उस टॉपिक का इशू क्रिएट कर दिया। यस। तो वो रील जो आपने बनाई थी, अब उस पे एल्विश भाई ने भी ये चीज बोली थी कि आपने एग्री किया था उन्होंने बेसिकली कि जो आपने सिस्टम, उसमें एल्विश यादव था, राइट। हाँ, तो आपने वो चीज फेम के लिए करी थी वो चीज, या फिर असली में ही? यार देखो, अगर मैं ये कहूंगी कि फेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं झूठ बोलूंगी। फेम तो मेरे को चाहिए, देखो ठीक है। और दूसरी बात, जब मैंने ये रील बनाई थी, ये रील मैंने 1 साल पहले बनाई थी, अगर आप डेट भी जाके देखोगे। ऑल्सो वो कह रहे थे ना कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कमेंट करना चाहिए कि एल्विश के लिए नहीं है। कमेंट में मेरे लिटरली पिन है कि मैंने लिखा हुआ है कि ये रील सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाइक पे हांडते रहते हैं और सिस्टम का नाम लेते हैं। ये मैंने, हाँ पिन है ये, उसी टाइम से 1 साल पहले से ही पिन है ये। तो ये इसके पीछे वही इंसिडेंट था कि एक बार हम पार्टी वार्टी में गए थे और कोई लड़कियां थी ऐसे ही रैंडम, वो बहुत ड्रंक थी। तो कुछ लड़के गाड़ी में जा रहे थे और वो गाली दे रहे थे और कह रहे थे सिस्टम है, सिस्टम पाड़ देंगे, ऐसे करते हुए जा रहे थे। तो वहां से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि लिटरली ये बहुत होता है। देखो मैं हूं तो हरियाणा से ही, है ना, बेशक तो कुछ भी हो, मुझे पता है कि थोड़ी गुंडागर्दी है अपने हरियाणा में, थोड़ा है। तो इनफैक्ट मैं इतनी बैड एस इसीलिए हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आया हुआ है। तो गुंडागर्दी तो देखो है हरियाणा में। तो जब मैंने वो चीज देखी तो इट गेव मी दिस इंस्पिरेशन कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। इसकी इंस्पिरेशन एल्विश सर नहीं थे तो, लेकिन हाँ हैशटैग एल्विश यादव इसलिए डाला मैंने ताकि
रील लाखों तक पहुंचे। अब अगर कल को अभी मैं फेमस होंगी, कल को क्या होंगी, मैं फेमस होंगी तो मेरे हैशटैग भी जगह जगह डले होंगे। सही बात है। अब वो वीडियो मेरे से रिलेटेड है चाहे नहीं है, लोग व्यू के लिए मेरे हैशटैग डालेंगे। सो दैट वाज माय होल पॉइंट। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम आज से नहीं है हरियाणा में। जब मैं तो इतनी सी थी, टाबर थी, तब से सुनती आई हूँ कि सिस्टम के है तेरा सिस्टम भाई, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, लिटरली। यस, दिस इज द पॉइंट कि एल्विश सर ने उसको एक रास्ता दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। इस सीजन में हरियाणा से बंदे उठाए भी इस चक्कर में, क्योंकि एल्विश सर है वहां पे। तो उन्होंने हमारे लिए रास्ता खोला है 110%। बट सिस्टम उनका नहीं है, सिस्टम हरियाणा का है। सही बात। दैट्स माई होल पॉइंट, ठीक है। और वो रील भी मैंने बनाई थी कि सिस्टम के नाम पे फालतू की गुंडागर्दी करना बंद कर दो। और लास्ट में मैंने यही बोला है कि छोरियां क्या लोगों की इज्जत करना सीख लो रील में। तो माई पॉइंट वॉज दिस। पर उसको इतना डेविएट कर दिया वहां पे कि एल्विश 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 में भी उनको भी व्यूज चाहिए थे ना। क्योंकि उसका अगर आप देखोगे वो एपिसोड ही रिलीज ऐसे हुआ है सिस्टम पे सवाल। तो उन्हें भी तो व्यूज चाहिए थे। सो दैट्स द होल पॉइंट। हर किसी को व्यूज चाहिए, हर किसी को फेम चाहिए, बट किसी एक को गलत नहीं बोल सकते। हर किसी को नाम चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। सही बात। सो या तो मतलब जैसे मैंने इंस्टाग्राम आपका खोला एपिसोड देखने के बाद, जब जैसे ये सिस्टम वाली लाइन फेमस हुई तो मैंने काफी नीचे गया और बहुत नीचे जाके वो रील मिली मेरे को, ठीक है। तो मतलब वो वहां पे उन्होंने ऑन द स्पॉट वो चीज कहाँ से लेके आए कि मतलब वो, या फिर पहले से स्टडी करके रखते हैं सारी पहले से? देखो, एक कंटेस्टेंट अगर जा रहा है और आपके शो पे आ रहा है तो और वो GD2 क्लियर कर लिया उसने, वो सेलेक्टेड 60 में से, तो इट्स नॉट अ बिग डील 60 लोगों की प्रोफाइल देखना, उनके बारे में स्टडी करना। ऑल्सो GD1 GD2 में इस चीज का जिक्र हुआ था मेरी साइड से भी कि ऐसी ऐसी कोई रील है या जो भी है। तो उन्होंने बोला था रील के बारे में बताओ थोड़ा, तो जिक्र मैंने किया था। ऐसा नहीं है मैंने जिक्र नहीं किया था, मैंने किया था यार थोड़ा सा। तो यू शुड ऑल्सो प्ले स्मार्ट। तो किया था मैंने भी थोड़ा सा जिक्र, क्योंकि मुझे पता था कि एल्विश सर आ रहे हैं इसमें। बट वो 1 साल पहले बनाई हुई रील है, तो या। लेकिन आपके लिए तो टर्निंग पॉइंट हो गया होगा लाइफ का उस रील का? नहीं, वो पहले भी 2 कुछ मिलियन थी, या वो 2.5 कुछ मिलियन होगी। पहले भी वो काफी मिलियंस में गई हुई थी। टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है भाई, बहुत धीरे धीरे मेहनत करके मतलब चढ़ी हूँ। वो वाली रील रूडीज के अंदर मतलब वो आ गई, एकदम से सेट बैठ गई आके, और फिर वो हर चीज कहते हैं ना, हर चीज किसी रीजन की वजह से होती है। तो मुझे नहीं पता था जब मैं वो स्क्रिप्ट लिख रही थी कि वो यहाँ पे यूज होगी के अंदर आके यूज हाँ, हो जाएगी। बट ठीक है, किसी रीजन से हुई एंड इट वर्कड आउट इन फेवर ऑफ मी, क्योंकि जर्नी पे तो मैं गई हूँ। लोग की मैं बोल रहा है मैं जर्नी पे हूँ, एपिसोड का नाम ही मैं तो पाचे काट रही हूँ। तो तुम बोलते रहो तुम तो या। हाँ, तो क्या कहते हैं, जैसे मतलब उस पूरे एपिसोड के अंदर प्रिंस जो थे, प्रिंस नरूला, वो मतलब आपकी ज्यादातर हर चीज से ही डिसएग्री कर रहे थे। आपका फॉर्म भी फाड़ दिया, और वैसे भी जो आपने बोला उन सारी चीजों से मना ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने ही आपको अपनी टीम में ले लिया और हाईएस्ट बिड करके। तो ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसी चीज थी? ये सवाल आपको प्रिंस सर से पूछना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो वो डिसअग्री जो कर रहे थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स ओके, दैट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट अग्री ऑल्सो, मैंने भी डिसअग्री किया उन्होंने जो भी बोला। आई ऑल्सो डोंट अग्री। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, जरूरी नहीं है हमें अग्री करना ही होता है, तो इट्स ओके, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने मुझे लिया है तो जैसा कि आप प्रिंस सर को देखते आए हो कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को उठाते हैं, तो सीधी बात है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मुझे लिया है। अब मैं वहां पे खड़ी होके सिवित को उठा के स्क्वाट्स मार रही हूँ विद द हाइट एंड द स्ट्रक्चर आई हैव। अगर मैं उसको उठा के स्क्वाट मार रही हूँ तो ऑब्वियसली जान तो है ना बंदी में, सब चीजें तो करके ही दिखाई, जो भी बोला, जो भी चीजें हुई। और वो बोला मैंने एल्विश सर के बारे में था, प्रिंस सर के बारे में तो वैसे भी नहीं बोला था। तो ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्म फाड़ा, जो भी पता नहीं क्यों, पर देखा तो उन्होंने होगा ना स्ट्रॉन्ग है, तो इस चक्कर में लिया होगा वो। मतलब जो फॉर्म फाड़ने वाला उनका था ना, वो मतलब उतना था नहीं, वो बेकार में इंटेंस बनना आता होगा, लग रहा था मतलब वो उस एपिसोड को। हाँ, मतलब ऐसी कोई बात थी नहीं ना कि भाई तुमने गुस्से में आके फॉर्म फाड़ दिया। वो बोल भी ऐसे रही थे, जो ऐसे करता है उसका मैं पता है क्या करता हूँ, फॉर्म फाड़ देता हूँ, पूरा एक्सप्रेशन फॉर्म फाड़ देता हूँ। मेरे को फॉर्म फाड़ना था, फाड़ो इसने, फाड़ देता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इन द एंड मैं उनकी टीम में हूँ, उन्होंने मुझे लिया, इतना बड़ा चांस दिया, तो ऑब्वियसली आई एम ग्रेटफुल। उससे पहले कुछ हुआ क्या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जर्नी पे जा रही हूँ, उनकी टीम में जा रही हूँ, तो आई एम ग्रेटफुल। तो जर्नी पे मतलब आप उनकी पे गए, उन्हीं की टीम में, तो वहां पर कुछ हुई आपके से प्रिंस सर से कुछ? यार वो तो अब आप देख लेना, अब मैं वो बता नहीं सकती। थोड़ा नहीं, थोड़ा भी नहीं बता सकती। प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीक। इतना ही बोलना चाहूंगी कि
गलत सुनने की अपने आदत है कोनी और गलत तपा सहवा भी कोनी। मेरे पापा ने मेरे को हमेशा से एक चीज सिखाई है, बेटा कोई बाटा मारना उसका ईंट मार का आइए तो अगर कोई बाटा मारेगा तो ईंटें लगेगी उसके, तो सुनने की आदत है ही नहीं। तो यही चीज बोलूंगी कि एक सुनी नहीं किसी की जर्नी पे फालतू की, और अपना दिमाग यूज किया है, जो चीज सही लगी जैसे लगी करी, किसी की नहीं सुनी। तो इतना ही बोलूंगी, बाकी देख लेना, बाकी तो एपिसोड पे ही पता लगेगा बाकी जो तो भी था। एपिसोड में ही देख लेना। तो आपको क्या लगता है रोडीज में फेवरेटिज्म या फिर पॉलिटिक्स वगैरह होती है? पॉलिटिक्स बहुत, मुझे लागे सारी पॉलिटिक्स रोडीज में होया करे। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकती, बट मैं आपको आगे चल के कभी होगा तो जरूर नाम भी लूंगी। पर ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आप ट्रस्ट मी सुबह उठते थे और ऐसे उंगलियों पे गिनते थे कि ओ इसको निकालना है, ये है वो है, ये पूरे दिन गेम प्लानिंग पूरे दिन। और मेरा तो दिमाग में समझ को नहीं आती थी, क्योंकि मैं वहां खड़ी हूँ, रणवीर सर ने बोला अब ये सेव हो गए, ये सेव हो गए, अब इसको करना है, वो मैं खड़ी हो गई मैथ लगाने लग रही हूँ। मैथ अपनी हमेशा से कमजोर रही है कि भाई किसने निकालना है, क्या करना है क्या नहीं, तो जो समझ में आता था कर देती थी। बट ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं वहां पे जो उंगलियों पे गेम काउंट करते थे कि इसको करना है, ऐसे करना है, ये करना है। बहुत पॉलिटिक्स, हद पॉलिटिक्स। और मेरे खिलाफ भी आपको काफी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, पर वो काफी असफल रहे अपनी पॉलिटिक्स में। बट हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट पॉलिटिक्स बहुत होती है। हाँ, पॉलिटिक्स तो जो मतलब कंटेस्टेंट्स वगैरह वो तो करते ही हैं, बट जो ऐसे प्रोडक्शन वगैरह, गैंग लीडर्स वगैरह, इन लोगों की भी कुछ फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स वगैरह चलती हैं? फेवरेटिज्म, यस, यू विल सी ऑन द शो कि व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि फेवरेटिज्म तो 110% बहुत ज़्यादा था। और बस इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म था। और ठीक है, मेरे को तो देखो, अब मैं जहाँ पे हूँ, मेरे साथ तो यही सीन है कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो आई शुड बी द स्टार। इफ आई एम नॉट द स्टार देन आई डोंट नो, आई विल बी द स्टार समहाउ। बट फेवरेटिज्म तो था, और फेवरेटिज्म के चक्कर में ही बहुत चीज़ें भी हुई हैं। बट यस, वो होता ही है, एक स्कूल में भी नहीं होता टीचर का कोई फेवरेट बच्चा होता है, बच्चे का कोई फेवरेट टीचर होता है, तो इट्स लाइक दैट। आपका फेवरेट टीचर कौन था वैसे वहाँ पे? मेरा एल्विश सर। हाँ, अब आप लोग बोलोगे रील बना दी, बट ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब कहते हैं ना, कई बार आपका किसी के बारे में धारणा बहुत अलग होती है, लेकिन जब आप उनसे मिलते हो तो आपकी बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सो ही इज वन ऑफ दोज पीपल। मेरी पहले धारणा ना अच्छी थी ना बुरी थी, था कि हाँ ही इज फेमस वडेवर, कोई ना अच्छी धारणा ना बुरी। बट आफ्टर द शो ही इज एन अमेजिंग पर्सन। इतने चिल बंदे हैं ना भाई, वो इतने चिल बंदे हैं ना, मतलब वो जैसे दिखते हैं ना, वन लाइनर्स एंड ऑल, ही इज लाइक दैट, ही इज वेरी चिल। एंड पूरे अच्छी खासी मेरी एल्विश सर से पूरे सीजन में बनी है, तो जो लोग अभी हेट दे रहे हैं सब चिल होने वाले हैं थोड़ा, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पर्सन। तो सबसे बेस्ट मुझे एल्विश सर ही लगे। रिया मैम बहुत अच्छा गेम खेलती हैं, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ वेरी काइंड। तो आई डोंट नो उनका बाहर क्या बना हुआ है, जो भी बना हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजंस, सैड, बट शी इज़ वेरी काइंड एंड ऑल्सो गेम बड़ा ही अच्छा खेलती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग यूज़ करती हैं, विच इज़ अमेजिंग। लाइक देखो बंदी वहाँ पे खड़ी है और इतनी स्मार्ट बंदी खड़ी है कि भाई दिमाग से सोच रही है, इट्स अमेजिंग। और एल्विश सर तो बहुत ही अच्छे इंसान है यार। तो आप क्या चाहते थे, आप प्रिंस सर की टीम में ही जाओ या फिर किसी और गैंग लीडर की टीम में? आपको एक बात बताऊं, मैंने लास्ट सीजन में, मुझे प्रिंस सर इतने पसंद रहे हैं कि लास्ट सीजन में मेरे इंस्टा पे मैसेज है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। मैंने प्रिंस सर को ये मैसेज किया हुआ है लास्ट ईयर कि प्रिंस सर आई विल बी इन योर टीम इन नेक्स्ट सीजन। सोचो मैंने ये भी मैनिफेस्ट कर लिया अपनी जिंदगी में। आपको दिखाती हूँ, ये दिखाना आप, ठीक है? तो एक सेकंड पहले दिखाती हूँ। रिप्लाई आया था उनका? नहीं, अब तो आना चाहिए। अब भी नहीं आएगा। अब अनसेंड कर देना। अब भी नहीं आएगा। One second. को ये देखो, डेट देखो आप और मैसेज देखो। The best Prince sir, once a king, always a king. I felt little sad that you might feel sidelined, but oh man, how can I forget you are the prince. I'll be in your gang next season, sir. देख लो भाई, दिख रहा है क्या? बट द पॉइंट इज कि माय पॉइंट इज कि मैं इतना तगड़ा मैनिफेस्ट कि मैं इतना पसंद करती थी उन्हें। सो दिस इज सो एविडेंट बाय दिस मैसेज कि प्रिंस सर मुझे इतने पसंद थे कि मेरे को उन्हीं की टीम में हमेशा से जाना था। बट जब वहां पे मैंने एल्विश सर को भी देखा तो एक वो आ जाता है ना कि अपने हरियाणा का है, तो मेरे को यही था कि या तो मैं एल्विश सर की टीम में जाऊं या मैं प्रिंस सर की टीम में चले जाऊं, ठीक है? तो वही था मुझे। अगर मैं एल्विश सर की टीम में जाती तो भी मैं बहुत ही खुश होती, और प्रिंस सर की टीम में गई थी तो भी मैं बहुत खुश हुई थी, बिकॉज उन्होंने मुझ पे सारे रोडियम लगा दिए थे, 4900 उनके पास थे। तो हाँ, बट
प्रिंस सर की टीम में जाना मैं बहुत पहले से चाहती थी, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। 1 साल से चाहते थे तो दिखेगा एक साल से नहीं, बहुत साल से। मैंने रोडीज एवोल्यूशन भी दिया था। 2020 में गए थे। हाँ, मैंने रोडीज एवोल्यूशन भी दिया था, और तब मुझे प्रिंस सर और नेहा मैम ने बजर नहीं दिया था, मुझे निखिल सर ने और रफ्तार सर ने दिया था। तो मैं तभी से ही आई वांटेड टू, मैं बताया ना आपको, रोडीज जाना चाहती, रोडीज बिग बॉस, रोडीज बिग बॉस, रोडीज हो गया बिग बॉस। तो फिर इतने साल का गैप क्यों रखा आपने? जैसे 2020 में आप गए थे। क्योंकि सोनू सूद सर आ गए थे और द ओजीज वर नॉट देयर, लाइक बीच में कोरोना के बाद वो सब सीजन में, कोरोना में एक सीजन शूट हुआ था साउथ अफ्रीका में जो बिल्कुल नहीं चला। तो देयर इज रीजन दैट रणविजय सर इज होस्टिंग रोडीज, ही इज एन ओजी, तो उनके चक्कर में भी रोडीज चलता है। और अब एल्विश सर है, जब इतने तगड़े सब लोग, आपको एक बात बताती हूँ, वैसे इस साल जो रोडीज के ऑडिशंस वगैरह देने के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिल्कुल भी ऑल इन इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरे को था कि देखूं, मतलब रोडीज के GD1 के एक दिन पहले मैं सोची थी जाऊं ना जाऊं, क्या करूं क्या नहीं, बट मैंने सोचा कर लेते हैं, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैं चली गई, हो गया क्लियर। और हुआ भी कैसे कि मेरे पास मैसेज नहीं आया था। GD1 जैसे आपका होता है रात को मैसेज आता है आपके पास, मेरे पास नहीं आया मैसेज, मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो मैंने सोचा छोड़ो नहीं हुआ होगा मेरा। बट अगले ही दिन GD1 के अगले ही दिन GD2 होता है, अगले ही दिन मुझे कॉल आया अराउंड 2 बजे, मैं गुड़गांव में थी, कि निशी आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो घर पे। अरे आपको नोएडा आना है इधर इस होटल में, आपका GD2 है। मैंने कहा मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आया। नहीं हमने तो किया था, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, आप तुरंत आओ। कहते 45 मिनट्स में आ जाओ। मैंने कहा लगेगा तुम्हें 1.5 घंटा, उड़ का खो गया हूँ मैं। पर मेरे को गुड़गांव से नोएडा आने में 1.5 घंटा लगा। बट फिर मैंने GD2 किया और मेरा GD2 भी क्लियर हो गया। मतलब इट वॉज वेरी दिस फटाफट, मतलब जो होना होता है वो होके ही रहता है। और एक और चीज, जिस चीज के पीछे आप बहुत भागते हो ना, वो आपसे दूर भागती है, वो आपसे दूर भागती है। क्योंकि जब तक मैं रोडीज के पीछे बहुत भाग रही थी, मेरे को नहीं मिल रही थी। जब मैंने सोचा कि चल ठीक है ना, शो तो है, हो गया, नहीं तो नाम तो अपना नुए भी कमाना है, तो बट फिर मैंने दिया ऑडिशन और हो गया। मतलब जिस कहते हैं ना राइट टाइम, सो इट वाज द राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम, सो हो गया। तो आपको क्या लगता है भगवान का इस चीज में हाथ है या नहीं? भगवान का भगवान है भाई, अपना तो बजरंग बली है, तो भगवान का ही आता है। मतलब मेरा तो जिंदगी में स्टार्ट से अब तक मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को एक ये बिलीव है कि बजरंग बली हमेशा मेरे साथ है, लाइक ही इज ऑलवेज विद मी। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ बजरंग बली को, तो उन्हीं का ही साथ है। इनफैक्ट मैं रोडीज से पहले बालाजी भी जाके आई थी कि एक बार थोड़ा माथा टेक आते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सब कुछ भगवान का ही है। एक रील देखी थी मैंने रोडीज की ही, ठीक है, तो वही PI राउंड में ही, तो एक मतलब वीर नाम था शायद उसका भाई का, ठीक है, तो पृथ्वीर, हाँ मतलब लास्ट का ही वीर पता है मेरे को, तो अच्छा। तो उसके अंदर मतलब उन्हें हील्स वगैरह पहनने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो और मतलब वो रील ऐसी थी कि कितना गलत हो रहा है इसके साथ, और ये हाउ कुड रणविजय डू दिस, कुछ इस टाइप का कि मतलब ये ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। तो उसका पता है आपको मतलब क्या सीन था, वो कैसे था? हाँ मतलब मुझे पता है, मैं मिली हूँ पृथ्वी से, और मेरे सामने ही गए थे वो लोग PI वगैरह में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रणविजय सर ने कुछ गलत किया। मतलब वो शो पे हैं, वो हमसे कितने लोगों से विग पहनाते हैं यार, कुछ डांस वांस कराते हैं, फालतू की हरकतें कराते हैं। इट्स अ फन शो, एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस बैठी है मजे लेने के लिए, राइट? तो मुझे नहीं लगता रणविजय सर ने कुछ गलत किया, बट पृथ्वी ने बहुत सही किया। मतलब उसने ये बोला कि भाई मैं नहीं पहन रहा, नाट गया जो, मतलब हाँ नाट गया वही, मतलब कि उसने अपनी एक चीज दिखाई कि भाई जो हो अपने घर पे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं पहन रहा। तो पृथ्वी ने सही किया, रणवीर सर ने कुछ गलत नहीं किया। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। नहीं तो उस पे मतलब गैंग लीडर्स भी गुस्सा हुए कि तुम ऐसे क्यों कर सकते हो, तुम आना चाहते हो रोडीज के अंदर बट तुम इतना नहीं कर सकते। यार देखो वो तो बोलेंगे ना, बिकॉज अगर वो आपको कोई टास्क दे रहे हैं, इट्स अ टास्क ओनली ना, और आप मना कर रहे हो तो यही बोलेंगे ना, भाई तू टास्क करने की बात कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, कर दूंगा, तू हील्स नहीं पहन सकता। तो वो गलत नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे वर नॉट रॉन्ग, बट पृथ्वी वाज राइट। अपने पार्ट पे वो राइट था और वो अपने पार्ट पे राइट थे, मेरे को यही लगता है। मतलब अगर वो हील पहन लेता तो मतलब वो टास्क कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने अपने ईगो पे ले लिया, मेल ईगो पे ले लिया उसने, बट दैट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। होता ही है लड़कों में, होता है थोड़ा सा, और विच इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो, लाइक मेल ईगो ही मेल बनाता है। सही बात है, समझ रहे हो? लाइक बिना मेल ईगो के तो मेल ही नहीं है ना, फिर फीमेल ही हो जाए। सो मेल ईगो ही मेल बनाता है, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो मुझे पृथ्वी भी गलत नहीं लगा और वो लोग भी मुझे अपनी जगह सही लगे। हाँ मतलब वो रील ही कुछ इस टाइप की थी, वो उन्हें ही गलत बता रहा था। पृथ्वी तो इसके अंदर लबे लग रहा था कि इस बेचारा कितना बुरा हो रहा है बेचारे के साथ। कितना बुरा तो कोई नहीं होया भाई, इसमें क्या बुरा होया? मतलब फोन फाड़ दिया मेरा, सिस्टम कर दिया बुरा मेरे साथ हुआ। मैंने एक बार भी बोला बुरा हुआ, ठीक है कोई नहीं, इट्स अ शो यार, इट्स ओके इफ पीपल आर वाचिंग। मेरे को चाहिए एट द एंड ऑफ द डे लोग मेरे को देखे। प्यार एकदम से नहीं होता,
धीरे धीरे करके जब वो मुझे देखेंगे, मेरी जर्नी देखेंगे, दे विल लव मी। और जो नहीं भी प्यार करेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने घर वालों का प्यार मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लोग हेट दे रहे हैं, जो हेट दे रहे हैं मेरे को तो जमाए को नहीं फर्क पड़े, जमाए को नहीं। ट्रस्ट मी भाई, मैं अपना कमेंट सेक्शन भी खोल के नहीं देखती, और अगर कभी देखती हूँ तो सिर्फ प्यार ही देखती हूँ। जो बकवास कमेंट्स अपनी याफ्ता कराओ, तो जो प्यार मिल रहा है अपने घर वालों का मिल रहा है, और जो लोग मेरे को प्यार करेंगे, मुझे पता है जेन्युइन लोग जिनको समझ में आता है कि एक बंदी खड़ी है और खड़ी रही है, वो प्यार करेंगे। और जिनको बंदी अगर अपने लिए बोल रही है, इंडिपेंडेंट समझ ही नहीं आता, वे के प्यार करेंगे भाई। सही बात तो इट्स ओके लाइक, तो जर्नी एक बनती है आपकी, धीरे धीरे लोग आपको प्यार करना शुरू करते हैं, तो बस। नमन ने बताया था कि पीआई में कुछ चीज ऐसी थी जो उनको शो मतलब टीवी पे शो नहीं करी थी उन्होंने, और उनके अराउंड उन्होंने जानकर मसाला लाने के लिए और टीआरपी के लिए जान के उन्होंने उस टॉपिक को ही बार बार उठा के लाते रहे। बट यार एक बात बताओ उज्जवल, कि जो आप बोलोगे वही तो दिखेगा ना टीवी पे। मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एल्विश सर अच्छे नहीं हैं, तो वही टीवी पे दिखेगा। अगर एल्विश सर अच्छे हैं ये बोल रही हूँ, तो वही टीवी पे दिखेगा। वो मेरे वर्ड्स थोड़ी मोल्ड कर देंगे, किसी और का वॉइस ओवर थोड़ी लगा देंगे। वो मतलब रिपीट ही कर सकते हैं। उसने अपने फॉर्म में शायद लिखा है कुछ ना, कि लड़के लड़ाइयाँ करते हैं आपका नाम लेके, ये वो, तो उसने वो लिखा है। तो उससे पूछा मैंने, मैंने आपको बताया इस रील के बारे में मेरी GD1 GD2 में बात हुई, उन्होंने देखी होगी मेरी प्रोफाइल में, तो मुझसे बात हुई ना इस रील के बारे में। सपने थोड़ी आ रहे उन्हें कि निशी तन्वर ने रील बनाई हुई है। तो आई टेक द कंप्लीट ओनरशिप कि मैंने रील बनाई, सब कुछ मैं पूरा ओनरशिप ले रही हूँ। मैं रीजन भी बता चुकी हूँ, और आई विल स्टिक बाय इट हमेशा, कि इस रीजन से बनाई है, डाली है, और रहेगी भी मेरी फीड पे। काफी लोगों के कमेंट आए हैं, इब तो इस रील ने हटा दे, वो क्यों हटाऊं, कौन ही हटान दी, कर लो के करोगे। तो नमन का जो पॉइंट है, उसने जो बोली हैं चीजें वही दिखाई दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मसाला तो अगर आप मसाला बोलोगे तो मसाला मसाला लगेगा, सीधी सी बात है। मैं यहाँ जो बोल रही हूँ कुछ चीजें होंगी मसालेदार, तो आप ऐसे ही दिखाओगे ना, अब उसमें क्या है। अच्छी बात है, नमन को थोड़ी सी हाइप तो मिली उसके चक्कर में, वरना तो नमन को कोई याद भी नहीं रखता। कौन पूछता था। नहीं हाँ, ये बात सच है। मतलब मेरे को नहीं लगता उसे कंप्लेन करने की जरूरत है इस बारे में। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, हाउ यू सी इट। सो या तो मतलब वो स्ट्रेच तो वो करेंगे ही, मतलब अगर मतलब अब तुम्हारे पीआई में कोई और चीज इतनी अगर अमेजिंग नहीं है, तो जो अमेजिंग है उसे पॉइंट आउट किया जाएगा, सीधी सी बात है। एंड एल्विश सर इज अ ब्रांड, लाइक सिस्टम जो भी अभी उनके नाम पे चल रहा है, और एल्विश सर के नाम पे लाखों लाखों ऐसे ही आ जाते हैं लोगों के व्यूज। तो ही इज अ ब्रांड राइट नाउ। अगर आप उनके बारे में कुछ भी बोलोगे, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू शो एज अ चैनल कि भाई उनके बारे में बात हो रही है, एल्विश के बारे में बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, प्रिंस सर के बारे में लिखा होता तो वो भी बोलते। सो दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो जब आपने रील जो अभी मतलब इसके डाल तो पहले ही रखी थी, तो इसके एपिसोड के बाद कुछ हेट वगैरह आया एल्विश आर्मी से? अरे आया है हेट, बट मैंने वही बोला आपको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेट से फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस जेन्युइनली। क्योंकि आप एक बात बताओ, किसी ने भी किसी को भी बोला, मैं बोलने वाली थी किसी ने आपको बोला नहीं, किसी ने भी किसी को बोला कुत्ता, बोल दिया कुत्ता, क्या कुत्ता हो गया? सही बात नहीं हुआ ना। ये तो तेरे अंदर का हेटरेड है भाई, कि तू किसी को ये बोल रहा है और तेरे को इससे संतुष्टि मिल रही है। तो इतना जब लोगों की लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स होती है ना, तब वो आके ऑनलाइन ना दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जो खुद लूजर होते हैं ना, उनसे किसी और की जीत नहीं देखी जाती। ना तो मैं लूजर हूँ, ना मुझे मेरी जिंदगी में दुख है, ना मैं जाके फालतू में किसी के भी कुछ कॉमेंट्स करती हूँ, ना कुछ है। मेरा इंस्टाग्राम है, मेरी रीलें हैं, मैं जैसे बनाना चाहूँ बनाऊँ। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही ना, तो मेरे को जैसे मेरे को पसंद है मैं बनाऊंगी। तुम्हें इफ द शू फिट्स यू वेयर इट सिंड्रेला वाला सीन है, पहन लो भाई। तो आई मुझे हेटरेड, काफ़ी हेटरेड आई, बट मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे अकाउंट की रीच काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरी रील्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं, लोग मुझे आके पहचान रहे हैं, सब कुछ है। तो बस मेरे लिए वही मैटर करता है। लेट्स सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। सही बात है, नेगेटिव देख के क्यों रोना? क्यों ही रो, और क्या फ़र्क पड़ता है यार आपकी ज़िंदगी में? आपको मतलब मेरे लिए ना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कोई चौथा नहीं। मेरे माँ बाप, मेरा भाई। उनको समझ में आ रही है ना मेरी चीजें, एज लॉन्ग एज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, कोई भी नहीं। क्योंकि जब मेरे भाई, कि मैं भी कौन था मेरे दौरे, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, जब बहुत ही बुरा फेज भी आया मेरी जिंदगी में, ये खड़े थे, बाकी कोई नहीं, कोई भी नहीं। नॉट इवन सिंगल रिलेटिव, नॉट इवन एनी अदर पर्सन, नॉट इवन एनी अदर फ्रेंड, जस्ट दीज 3। तो यही है मेरे लिए सब कुछ, इनसे ही फर्क पड़ता है। तो रोडीज के अंदर मतलब क्या कोई मतलब ऐसा कुछ आपके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए रोडीज के अंदर जो आप आगे जा सको? आपको मतलब क्या लग रहा है मेरे अंदर ऐसा क्या है? नहीं, आपके अंदर तो है, आप वाली तो बात ही नहीं है। मतलब बस वही चाहिए। वही नमक, वही मसाला, वही भाई
कोई बोल रहा है, आप अगर जवाब ही नहीं दे रहे, कैमरा आपके ऊपर है, तो फिर क्या फायदा? वो कैमरा लेके खड़े हुए हैं, आप शांत बैठे हुए, तो क्या फायदा? सुमन उनका पैसा वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑडियंस को भी समझ में नहीं आओगे। तो पहली बात तो आपको बोलना आना चाहिए ढंग से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आना चाहिए ढंग से। दूसरी बात है भाई वही एक कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला, जैसे वैलेंस है, वैलेंस को लिया बिकॉज ही इज अ फन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद योगेश को लिया बिकॉज ही इज वेरी फिट, ही इज गोइंग टू डू अच्छा इन टास्क, ठीक है। मुझे लिया है शायद ऑब्वियसली दे न्यू के मसाला मिलेगा, बोलेगी नहीं, डरेगी, तो वही सोच के लेते हैं, तो एक कैरेक्टर होना चाहिए। और मतलब रोडीज जैसे आपने बताया जो वहाँ पे जाते हैं आगे 30 कंटेस्टेंट वगैरह, तो उसके बाद कैसे, क्या कुछ स्क्रिप्टेड वगैरह होता है उसके बाद? मैंने आपको यही चीज़ बोली, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। नहीं है। मैं आपको ना शब्दों में तो बयां भी नहीं कर पाऊंगी कि ये आप क्या बोल रहे थे अभी? स्क्रिप्टेड। हाँ, स्क्रिप्टेड। मैं आपको ना वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मेरा ये 30 दिन का एक्सपीरियंस ना इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ पे टेंटों में रहते थे हम, ऐसा कुछ नहीं है कि होटल्स में हमें रखते थे, पूरा लेविश जिंदगी, नहीं भाई, स्ट्रगलिंग जिंदगी एकदम। टेंटों में है, गद्दों पे लेटे हुए हैं, मच्छर मक्खी आ रहे हैं, बिकॉज सिटी से भी 30-30 किलोमीटर दूर शूट हो रहा है, साउथ इंडिया में शूट हुआ है। तो वहाँ पे टेम्परेचर भी इतना, मतलब मैं तो आके एकदम काली हो गई थी। मेरी मम्मी कहती यो के करी आई काली होकर आगी कती है, मतलब इतनी टैनिंग वहाँ पे हो गई थी मेरी, इतनी ज्यादा टैनिंग हो गई थी, इतनी टैनिंग वैनिंग हो गई थी मुझे, इतनी ज्यादा मेरे को, मेरी जो अभी कलर है ना इससे 5-6 शेड डार्क हो गया था, इतनी वहाँ पे टैनिंग थी। बट इट्स एन एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ रियल है वहाँ पे, लड़ाइयाँ रियल हैं वहाँ पे, गैंग लीडर्स के साथ भी जो आपकी लड़ाइयाँ हैं वो भी रियल हैं, टास्क रियल हैं, सारे टास्क होते हैं, और एलिमिनेशंस रियल है, पॉलिटिक्स रियल है, सब रियल है। 30 लोगों को एक घर में रख दिया, एक जगह पे रख दिया बंद करके, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को ही खाएंगे ना, कि इसको निकालो, उसको निकालो, ये निकालो। सो इट्स ऑल रियल, नथिंग स्क्रिप्टेड। जो लोग भी बोलते हैं रोडी स्क्रिप्टेड, पता नहीं कौन लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। अच्छा, और मतलब रोडीज वाले कुछ पे आउट वगैरह भी करते हैं, कुछ पे वगैरह उनका रहता है? यार अब रोडीज वाले एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं, तो पैसों की तो मैं क्या ही बात करूँ, अब बहुत पैसे हम छापने वाले हैं बिकॉज हम रोडीज पे हैं। सो दैट्स इटसेल्फ इज अ इन्वेस्टमेंट, रोडीज में जाना, क्योंकि आके आपका नाम चल रहा है भाई, आपको हर ब्रांड आपका फेस बनाना चाहेगा, सब कुछ है। बिकॉज मेरे पास तो अभी इतने मैसेजेस आ रहे हैं ब्रांड का फेस, ये वो, तो अब मैं लाखों अब लूंगी ना। सो दिस ऑल मनी गोज टू रोडीज, तो बहुत पैसा दे रहा है रोडीज इस तरीके से। हाँ, मतलब वैसे तो भाई नुए है फिर सीन, इतना को नहीं, गुजारे से भी थोड़ा वैसे नहीं, वैसे पैसा इतना आपको कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल एक अमाउंट मिलता है आपको, बाकी कोई इतना पैसा नहीं मिलता। अच्छा, नेपोटिज्म होता है रोडीज में? के नेपोटिज्म भाई एक तो ये नया वर्ड आ गया है ना, नेपोटिज्म। बात बताओ, मेरे बाप की दुकान है तो मेरा बाप मेरे भाई ने तो देगा कि किसे रोड तक उठा के ले आओगे कि भाई तय, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अगर मैं देखूँ ना, नेपोटिज्म हो गया है क्योंकि शायद इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होगा ये, बट नॉर्मल सी बात है भाई कि मगर मैं फेमस हूँ, मेरा बच्चा भी फिर फेमस होगा, मैं चाहूंगी। हाँ, सही so, बात बट रोडीज में ऐसा कोई नेपोटिज्म मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट थे वहाँ पे लिटरली अगर कोई एल्विश सर का भी भाई होगा ना, उसको भी नहीं लेंगे। हाँ। अगर आपके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, आप स्क्रीन पे वो प्रेजेंस नहीं दे सकते, आपको नहीं लेने वाले रोडीज वाले। और मेरे को लगता है रियलिटी शो में यही होता होगा, बिग बॉस में भी आई थिंक यही होता होगा। बिग बॉस में भी शायद जैक वैक लग जाए, बट उसके लिए भी जैक लगाने के लिए बिग बॉस में भी आपने कुछ तो किया ही होगा लाइफ में, तब जाके जैक लगेगी आपकी। तो रोडीज में तो लेकिन नो जैक, क्योंकि एकदम कॉमन उससे उठाते हैं बंदे। योगेश रावत के 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे, अब उसके 50,000 हो गए हैं आफ्टर PI एंड ऑल। तो नॉर्मल बंदा उठाया था एकदम, अब ही इज गोइंग टू गेट फेमस। तो कोई नेपोटिज्म नहीं है, एकदम नॉर्मल बंदे उठाते हैं। एक आधे होते हैं कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, फेमस होते हैं, तो उनको उठा लिया, बट वैसे नॉर्मल बंदे ज्यादा उठाते हैं, तो कोई नेपोटिज्म नहीं है। तो अब मतलब रोडीज को तो थोड़ा सा करते हैं इन वाली चीज को साइड। अब मैं आपसे जैसे कुछ एक वर्ड बोलूंगा, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आए वो बताना आप, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा एल्विश यादव। सिस्टम हैंग करती सिस्टम हैंग करती। अच्छा, चिल बंदा। और प्रिंस नरूला। मास्टरमाइंड। अच्छा जी। रिया मैम। वेरी स्मार्ट। अच्छा, और प्यार।
इसको कैसे देखते हो आप, मतलब इसका थोड़ा सा? प्यार इज एवरीथिंग फॉर मी. मेरे को लगता है इस दुनिया में अगर कोई चीज के ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है तो दैट्स लव. इफ देयर इज नो लव देयर इज नो वर्ल्ड. लाइक चाहे आप कोई भी प्यार लगा लो उसे, अपने माँ बाप के साथ, अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, इट्स लव. इट्स ऑल लव. लाइक एट द एंड ऑफ द डे लव इज व्हाट मैटर्स. प्यार ही सब कुछ है मेरे लिए. तो इट्स लाइक एवरीथिंग. लव इज एवरीथिंग फॉर मी. तो रिलेशनशिप वगैरह में आप हो? नहीं, मैं नहीं हूँ रिलेशनशिप में फिलहाल. नहीं, I would not like to talk about those Okay. things. But yes, I'm not in a relationship right now. But yes, love is very, very important to me. So definitely I would want to find love and get married to that person. But yeah, love is very important for me. जिम जिम सब कुछ. मतलब प्यार ही है वो एक तरह से. ये लेना चाहिए था यही मुझे प्यार है. है ना? मतलब जिम इज माई मेंटल पीस. कहते हैं ना जब इंसान का दिमाग बिल्कुल ऐसे फकअप हो जाता है और एक जगह जो है जो आपको शांत करती है, दैट्स जिम फॉर मी. लोगों के लिए मेडिटेशन होती है, बहुत चीज़ें होती है, बट दैट्स जिम फॉर मी. मतलब जब मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा जिम में जाती हूँ ना, तब इट्स लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ माई एंटायर डे. तो जिम इज एवरीथिंग फॉर मी. यार जिम मतलब अच्छा तो होता है, वो तो ठीक है, बट यार हम ही दही तोड़ रहे हैं वहां पे जाके अपनी. और दही तोड़ भी रहे, अगले दिन दही दर्द भी कर रहे हैं, फिर दोबारा दही फिर तोड़ वही जाना है. मतलब इट्स लाइक वो एडिक्शन है. जिम एक तरह से एडिक्शन है. मुझे पिछले 4-5 साल से जिम कर रही हूँ मैं. तो मेरे 4-5 साल से यकीन मानो आप, रोडीज जब मैं गई हूँ तो मेरा जिम मिस हुआ है 1.5-2 महीना. बट उसके अलावा मेरा एक दिन ऐसा नहीं होता कि जिम मिस हो जाए, अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट वेल या कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे अर्जेंसी है, वरना मैं जिम कभी नहीं छोड़ती. इट्स लाइक मतलब लोग मुझे बोलते भी हैं कि भाई इतनी ज़्यादा, मतलब लिटरली मेरे दोस्त बोलते तू इतनी डिसिप्लिन्ड है और तेरे लाइफ में ये चीज़ है, थोड़ा घूम ये वो. इट्स ओके, घूमती हूँ मैं. बट जिम इज समथिंग आई कांट लिव विदाउट. लाइक आई नीड जिम. अगर मैं घूमूंगी भी तो मुझे जिम करना है. इट्स लाइक दैट. मोटिवेशन खत्म हो जाता है हमारा, तो थोड़े दिन करते हैं फिर एकदम मेरे को ऐसा लगता है मैं पैदा ही मोटिवेशन के साथ हुई हूँ जिंदगी में. मतलब लिटरली आई एम सो डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ. सो डिसिप्लिन. लाइक मैं सुबह उठती हूँ और उठते ही मेरा सबसे पहले होता है कि पूजा करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है. ये मेरा दिन की शुरुआत होती है. भजन से शुरुआत करती हूँ मैं, अच्छे गानों से शुरुआत करती हूँ. तो ये मेरा स्टार्ट होता है डे का, जिसमें कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 7-8 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ. और लिटरली दिस इज, आज के टाइम पे आपको पता है कि लोगों के लिए इट्स नॉट अ नॉर्मल स्केड्यूल. लोग 10-10, 11-11, 12 बजे उठते हैं और सब कुछ है. मैं उठ जाती हूँ एंड एवरीबॉडी इज लाइक यार भाई तू तो बहुत डिसिप्लिन्ड है. बट इट इज इन मी. आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. इतना बड़ा नाम करना है ना मुझे कि मे बी दिस इज द छोटा शुरुआत फ्रॉम माई साइड. हाँ मतलब होता है ना कुछ ऐसा, मतलब जैसे ज्यादा स्टार्ट सुबह जल्दी उठने वाले उनका. बट मैं एक बात बताती हूँ आपको कि आज मेरे को ये रोडीज मिला है तो आज की बात है, बट मैंने इसके लिए बहुत घिसवाई है, बहुत मेहनत की है. मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. मैं 65-70 कुछ केजीज की हुआ करती थी. मैंने मुंबई में थी मैं 2019 कुछ में. मैंने वहाँ से वेट लॉस एंड ऑल ये सब शुरू किया अपना. उसके बाद बल्क करना, श्रेड करना, फिटनेस ट्रेनिंग. आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, K11 सर्टिफाइड. तो फिर अपनी बॉडी को खुद ही समझ में आया. फिर अब मुझे डाइट्स एंड ऑल की खुद ही नॉलेज है. तो ये सब चीज़ें मैंने, इन सब चीज़ों ने धीरे करके मैंने जिम में मेहनत करना, अपने करियर में मेहनत करना, हर बार फेलियर मिला है मुझे. हर बार फेलियर मिला है मुझे. जो चीज़ें चाहिए वो मिली ही नहीं मुझे. बट धीरे करके अब आ गया कि अब ये मेरा वक्त है. सो ये लिटरली वो मेहनत होती है जो आपकी आती है, वरना एकदम से इट्स, और जो लक से ऐसे कच्चा बादाम करके फेमस हो जाते हैं फिर वो कुछ ही टाइम फेमस रहते हैं. मतलब ठीक है, दैट्स देयर डेस्टिनी और व्हाटएवर. बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मे बी उन्होंने भी की हो, बट ऐसे एक रील वाली मेहनत नहीं है मेरी कि एक रील वायरल होगी और निशी तन्वर. मैंने बहुत धीरे बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ. सो यार होता तो है, बट पता नहीं मेरे को तो बहुत ही, मतलब मेरे को मेरी बॉडी से इतना ज़्यादा प्यार है ना कि मेरे को ये लगता है कि मैं ख़राब चीज़ें ना दूँ, ऐसा ये लगता है मुझे. तो वो चीज़ है. हमारे तो बस की कोई नहीं. नहीं मेरे साथ तो मैं मतलब मैं आप लोग भी हरियाणा से ही हो. मतलब मैं तो देसी घी खा के ही बड़ी हूँ. देसी घी एक ऐसी चीज़ है मेरी डाइट में जो ना कल गई थी, ना आज गई है, ना कभी जाएगी. 3-3, 4-4 किलो मेरे घर से देसी घी आता है और मैं 2-2 महीने में खत्म कर देती हूँ. तो खाने के बाद आप मेंटेन कर रहे हो सब कुछ. देसी घी इज गुड फैट, इट्स नॉट बैड. देसी घी तो बना भाई वो बॉडी के बात करने लग रहा है. घी दूध खाई तो घी दूध देसी खाना से अच्छा कुछ है ही नहीं. तो देसी घी इज एवरीथिंग. मतलब सबसे बेस्ट फैट है देसी घी. लड़कों को भी खाना चाहिए, लड़कियों को भी खाना चाहिए. तो देसी घी तो मैं अच्छा खासा डोली भर का है मेरे घर पे, मैं खाया करूँ. तो हाँ देसी. अच्छा, तो मतलब घी वगैरह से ऐसी कोई बीटी वगैरह नहीं है? नहीं, मतलब अब तुम पूरी डोली खा रहे हो एक साथ तो अलग बात है. मतलब मैं जैसे 1 चम्मच तो ऐसे ही खा लेती हूँ बिकॉज इट्स अ गुड फैट. हर चीज़ मेरी घी में बनती है. थोड़ा सा घी लगाओ, बट यू आर ईटिंग इन घी. तो मैं घी में ही खाती हूँ खाना अपना. मेरे को बचपन से ही आदत है और दूध की भी आदत है.
घी और दूध की। घी दूध खाता है, बॉडी बना कर लाडले। हाँ भाई, तो जो और वैसे भी आजकल जितना भी कुछ आ रहा है वो सब तो बहुत ज्यादा इंजेक्टेड और ये सब है ना, तो देसी खाना इज द बेस्ट खाना। तो ये क्या मतलब ऐसा है, जैसे एक वो है हरियाणा के ही है राहुल दंदलानी, अगर पता हो तो आपको, ठीक है, तो वो मतलब वो कहते हैं कि प्रोटीन वाले जो ब्रांड हैं सारे नकली होते हैं, कुछ नहीं होता है इनसे, और मतलब वो कहते हैं कि मैंने लिया ही नहीं है आज तक। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बिना उसको लिए? बिल्कुल हो सकता है। मैं इनिशियली जब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं थी, तब मैंने सबसे पहले प्रोटीन पाउडर ही लेना शुरू किया था। जैसे ही मुझे ज्ञान आया और चीज़ें पता लगी, इट्स अ फीमेल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को कोई आदमियों की तरह से बॉडी बनानी नहीं है, इसको भी ऐसे मत ले लेना, बाकी ले लो यार, याद तक करा दूंगा। आदमियों की तरह मुझे कोई बॉडी बनानी नहीं है, आई एम अ फीमेल, मेरा नॉर्मल गोल है, आई हैव टू बी फिट एंड शेप, दैट्स इट। मेरे को 1.5-2 साल हो गया मैंने कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लिया है। मैं अपनी डाइट से ही अपने प्रोटीन इनटेक पूरा करती हूँ, एंड इट इज़ ट्रू। जो देसी खाने में जान आती है, जो देसी खाने से आपकी बॉडी बनती है, वो बहुत सही बनती है। अगर आपको बनाना है, आपको compete करना है, आपको एकदम स्टीरॉइड्स वाली ही बॉडी चाहिए, देन यू गो एंड टेक प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल्सो स्टीरॉइड्स। बट या वैसे तो फिर आप नॉर्मल खाने से, बट देख लो भाई, मेरे तो प्रोटीन पाउडर समझ नहीं आता मेरे तो। ये बात बोलोगे प्रोटीन वाले नहीं लेंगे? अरे ओ शिट, अभी आया है मुझे अवतार का। शिट ओ शिट, तो देख लेंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या बोला होता है। एल्विश ने अपने यूट्यूब पे पहले वीडियो बनाई हुई है रोडीज को रोस्ट करते हुए, कि रोडीज में तो हिस्सा है, ये है, वो है, और फिर वो आज रोडीज के ही उस पे बैठे। तो डज नॉट मैटर, अगर आपका नाम चल रहा है आपको हर कोई लेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके? ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला पॉडकास्ट है, फॉर दिस इज द फैक्ट कि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला पॉडकास्ट है, और इसका व्लॉग भी शूट किया है मैंने, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भिवानी से हो तो फिर तो और अच्छा लगा मुझे भी। अपने ही लोग अगर आपको बुला रहे हैं पॉडकास्ट में, दैट्स अ विन थिंग फॉर यू। तो मुझे काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट एवर। So, yeah. बहुत बढ़िया रहा अपना ये पॉडकास्ट। आप लोगों को कैसा लगा मुझसे? एक नंबर, मजेदार, मजा आया? एक नंबर। ठीक है, बस सही में भाई, मस्त कैरेक्टर हो। सोचो आप रोडी से क्या किया होगा मैंने। गजब ही किया होगा, फाड़ दी होगी, सिस्टम तो फाड़ा होगा, पक्की बात है। तो उसे कहते हैं सिस्टम फाड़ना है, वाल तो मैं रील में पागल हो रहे हैं। बोल के देखो वो सेम लाइन। कौन सी? सिस्टम पाटा पड़ा था सिस्टम। चलो बोलती हूँ, सिस्टम के सिस्टम में पाटा पड़ा था, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। कित खड़ी हूँ सिस्टम के नीचे, धूप लागन लाग रही है, वरना पाटा पड़ा था सिस्टम। यही है वो तौलिया तो। हाँ, तौलिया वाली लाइन अच्छी ऐड करी। मैंने कहा मतलब स्प्लेंडर में नुए एक आध लोग गाने लेके हांडे जाए, नुए तौलिया सा के बाद डर है तना उड़न का। तौलिया सा। हाँ, तो ठीक है, कोई नहीं। सुना कोई मैसेज वगैरह? किसको? मैसेज यही है मुझे कि प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट देना। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा वाले तो फुल रज के सपोर्ट करें मुझे, फुल एकदम कि भाई हरियाणा की छोरी है। भिवानी वालों का सपोर्ट मुझे आने ही लगा है काफ़ी, बट मैं चाहती हूँ हरियाणा वाले सब सपोर्ट करें, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। एक छोटी छोटी जगह से जाना और अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करना, और हर जगह इस बात को रखना कि मैं यहाँ से आती हूँ, और कभी भी शर्माना नहीं। मतलब मैं ट्रस्ट में, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने से शर्माते हैं, झिझकते हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लैंग्वेज है, मैं बचपन से यही सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। आज दिल्ली में आ गई, मुंबई में आ गई तो क्या हो गया भाई, यही है मेरी लैंग्वेज। सही बात है। तो मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं हरियाणवी होने पे भी बहुत प्राउड हूँ, और भिवानी से आने पे भी बहुत प्राउड हूँ, मेरी पूरी जर्नी पे बहुत प्राउड हूँ। तो आई रियली वांट माय हरियाणा के लोग टू सपोर्ट मी, एंड जितना प्यार मैं अपने हरियाणा से करती हूँ उतना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे हरियाणा वाले मुझसे करें। सो बाकी सब लोग भी, मतलब पूरा इंडिया ही सपोर्ट करे तो पूरा दुनिया ही सपोर्ट करे, बट एक होता है ना कि अपने लोग तो मुझे सपोर्ट करे ही करें, बाकी लोग नहीं समझेंगे ना तो बुरा नहीं लगेगा, बट हरियाणा वाले नहीं समझेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। ट्रस्ट मी, बुरा लगेगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ कि मैं यहाँ से आती हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो याद था बाढ़ में जाए। तो दिस इज ऑल, कि प्यार दो बस, और कुछ नहीं।